साल था 2018। इंडियन बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़े स्कैंडल से हिल गया था, जिसने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। यह था पंजाब नेशनल बैंक स्कैम। इतना बड़ा फ्रॉड पहले कभी नहीं देखा गया था। इसने देश के बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को सबके सामने ला दिया। इस स्कैम में पीएनबी के कुछ बेईमान कर्मचारियों ने फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए, ज्यादातर मुंबई के ब्रेडी हाउस ब्रांच से। इन एलओयू का इस्तेमाल हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके साथियों ने इंडियन बैंक्स के विदेशी ब्रांचों से बिना इजाजत क्रेडिट लेने के लिए किया, जिससे 14,000 करोड़ से ज्यादा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पीएनबी स्कैम ने इंडियन इकोनॉमी को झकझोर कर रख दिया। इन्वेस्टर का भरोसा टूट गया और बैंकिंग सेक्टर में रेगुलेटरी ओवरसाइट पर सवाल उठने लगे। इस स्कैंडल ने आगे ऐसे फ्रॉड रोकने के लिए सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत को दिखाया। इसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ईमानदारी बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल्स और एथिकल कंडक्ट के महत्व को भी उजागर किया। पीएनबी स्कैम फाइनेंशियल फ्रॉड के बुरे नतीजों और देश के आर्थिक हितों की रक्षा करने में सावधानी के महत्व की याद दिलाता है। पीएनबी स्कैम सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं था, यह भरोसे को तोड़ना था जिसका इंडियन इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस स्कैंडल ने भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से एक की साख को धूमिल कर दिया, जिससे पूरे बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता पर चिंता जताई गई। इसने भारत के हीरा उद्योग के काले सच को भी उजागर किया, जो लंबे समय से ग्लैमर और ऐश्वर्य से जुड़ा रहा है, जिससे धोखे, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का एक गठजोड़ सामने आया। पीएनबी घोटाला भारत सरकार, नियामकों और समग्र रूप से बैंकिंग उद्योग के लिए एक चेतावनी थी, जिसने वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और भविष्य में इस तरह के बड़े घोटालों को रोकने के लिए कई उपाय किए। पीएनबी घोटाला एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जिसका एक लंबा और घुमावदार इतिहास है। यह लालच, धोखे और संस्थानों की विफलता की कहानी है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के अधिकारियों के दृढ़ संकल्प की भी कहानी है। पीएनबी घोटाला एक सतर्कतापूर्ण कहानी है, जो वित्तीय लेनदेन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह एक अनुस्मारक है कि कोई भी संस्था, चाहे कितनी भी बड़ी या प्रतिष्ठित क्यों न हो, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के जोखिमों से मुक्त नहीं है। पीएनबी स्कैम की शुरुआत 2011 में हुई थी, जब नीरव मोदी, एक शानदार हीरा व्यापारी जो अपनी असाधारण जीवन शैली और हाई प्रोफाइल ग्राहकों के लिए जाना जाता है, ने कथित तौर पर पीएनबी के उधार देने की प्रथाओं में खामियों का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी के पास कई कंपनियां थीं, जो हीरे और ज्वेलरी के आयात और निर्यात के काम में लगी थीं। जांचकर्ताओं के अनुसार इन कंपनियों ने फर्जी एलयू प्राप्त करने के लिए पीएनबी की ब्रेडी हाउस शाखा के बेईमान कर्मचारियों के साथ मिली भगत की। एलयू अनिवार्य रूप से एक बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से दूसरे बैंक को जारी की जाने वाली बैंक गारंटी होती है, जिसमें ग्राहक के भुगतान दायित्वों का सम्मान करने का वादा किया जाता है। इस मामले में पीएनबी के कर्मचारियों ने कथित तौर पर मोदी की कंपनियों के साथ मिली भगत करके बिना उचित प्राधिकरण या संपार्श्वलिक के एलयू जारी किए। फिर मोदी की कंपनियों द्वारा इन एलयू का इस्तेमाल मुख्य रूप से रफ हीरे आयात करने के उद्देश्य से भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए किया गया था। कथित तौर पर इन फर्जी एलयू के माध्यम से प्राप्त ऋण को अन्य उद्देश्यों के लिए मोड़ दिया गया था, जिसमें प्रमोटरों को समृद्ध करना और उनकी शानदार जीवन शैली का वित्त पोषण शामिल है। पीएनबी में कमजोर आंतरिक नियंत्रण, बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निगरानी की कमी और बैंक अधिकारियों और उधारकर्ताओं के बीच संभावित मिलीभगत सहित कई कारकों के कारण यह घोटाला कई वर्षों तक पता नहीं चला। फर्जी एलयू स्विफ्ट के माध्यम से जारी किए गए थे, जो वित्तीय लेनदेन के लिए बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक वैश्विक संदेश प्रणाली है। हालांकि पीएनबी की कोर बैंकिंग प्रणाली, जो ऋण और गारंटी पर नजर रखती है, स्विफ्ट के साथ एकीकृत नहीं थी, जिससे एक खामी पैदा हुई जिसका अपराधियों ने फायदा उठाया। पीएनबी घोटाला अंदरूनी धोखाधड़ी का एक उत्कृष्ट मामला था, जहां बैंक के भीतर के कर्मचारियों ने संस्था को धोखा देने के लिए बाहरी पार्टियों के साथ मिलीभगत की थी। घोटाले में लेन-देन, फर्जी कंपनियों और अपतटीय खातों का एक जटिल जाल शामिल था, जिससे जांचकर्ताओं के लिए
धन के निशान को उजागर करना मुश्किल हो गया था। घोटाले ने एक ऐसी प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया जो विश्वास और मैनुअल प्रक्रियाओं पर बहुत अधिक निर्भर थी। बैंकिंग कार्यों में अधिक स्वचालन, पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करती है। पीएनबी घोटाला चोरी या गबन का साधारण मामला नहीं था। यह एक जटिल और सुनियोजित धोखाधड़ी थी जिसमें धोखे और मिलीभगत की कई परतें शामिल थीं। घोटाले की सफलता आंतरिक और बाहरी दोनों पक्षों की मिलीभगत पर टिकी हुई थी, जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रणालीगत कमजोरियों और नियामक खामियों का फायदा उठाया। घोटाले के केंद्र में लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग का फर्जी जारी करना था, जिसका इस्तेमाल पीएनबी से धन निकालने के साधन के रूप में किया जाता था। घोटाले के तौर तरीकों में कई चरण शामिल थे जिनकी सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया था। सबसे पहले नीरव मोदी की कंपनियां रफ हीरे आयात करने के लिए एलयू के अनुरोध के साथ पीएनबी की ब्रेडी हाउस शाखा से संपर्क करती थीं। बैंक अधिकारी कथित तौर पर मोदी के सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके उधारकर्ताओं की साख की पुष्टि करने या पर्याप्त संपार्श्विक प्राप्त करने जैसी उचित परिश्रम प्रक्रियाओं का पालन किए बिना इन एलयू को जारी करते थे। ये एलयू, जो अनिवार्य रूप से बैंक गारंटी थीं, फिर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं जैसे इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक को प्रेषित की जाती थीं। पीएनबी के एलयू की प्रामाणिकता पर भरोसा करते हुए विदेशी शाखाएं मोदी की कंपनियों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती थीं, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से रफ हीरे खरीद सकें। हालांकि इन निधियों का उनके इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग करने के बजाय मोदी की कंपनियां कथित तौर पर धन को अन्य खातों में भेज देती थीं, जो अक्सर कर आश्रय स्थलों में पंजीकृत फर्जी कंपनियां होती थीं। धन के इस मोड़ को कई संस्थाओं और न्यायालयों से जुड़े लेन देन के एक जटिल जाल द्वारा सुविधाजनक बनाया गया था, जिससे जांचकर्ताओं के लिए धन के निशान का पता लगाना मुश्किल हो गया था। पीएनबी घोटाला गोलमोल लेन देन का एक आदर्श मामला था, जहां धन को अवैध रूप से देश से बाहर स्थानांतरित किया जाता था और फिर विदेशी निवेश की आड़ में वापस लाया जाता था। घोटाले में फर्जी लेन देन का निर्माण और लेन देन की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए कई बैंक खातों का उपयोग शामिल था। अपराधियों ने अपने निशान छिपाने और पता लगाने से बचने के लिए लेखांकन रिकॉर्ड में भी हेरफेर किया और दस्तावेजों को गलत साबित किया। घोटाले की विस्तृत योजना और कई पार्टियों की भागीदारी सीमा पार वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन की अधिक जांच और वैश्विक नियामकों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। पीएनबी घोटाला धोखे के अपने जटिल जाल के बावजूद हमेशा के लिए छिपा नहीं रहने वाला था। जनवरी 2018 में प्रतीत होने वाली कई छोटी छोटी घटनाओं ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की, जो अंततः बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पर्दाफाश करेगी। पीएनबी की ब्रेडी हाउस शाखा में एक नया कर्मचारी, जो उन कपटपूर्ण प्रथाओं से अपरिचित था, एलयू जारी करने में अनियमितताओं पर ठोकर खाई। इस खोज ने एक आंतरिक जांच को प्रेरित किया, जो जल्दी ही एक पूर्ण घोटाले में बदल गई। जांच से पता चला कि पीएनबी की ब्रेडी हाउस शाखा के कई कर्मचारी बैंक के आंतरिक नियंत्रणों को दरकिनार करते हुए और स्थापित उधार मानदंडों का उल्लंघन करते हुए वर्षों से फर्जी एलयू जारी कर रहे थे। एलयू स्विफ्ट के माध्यम से जारी किए गए थे, जो वित्तीय लेन देन के लिए बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक वैश्विक संदेश प्रणाली है, लेकिन इन लेन देन को पीएनबी के मुख्य बैंकिंग प्रणाली से छुपाया गया था। स्विफ्ट और कोर बैंकिंग प्रणाली के बीच एकीकरण की कमी ने एक खामी पैदा कर दी, जिसका अपराधियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, धोखाधड़ी का विशाल पैमाना स्पष्ट होता गया। फर्जी एलयू 14,000 करोड़ की चौंका देने वाली राशि के थे, जो इसे भारत के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक बनाता है। घोटाले की खबर ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे पीएनबी के शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई और देश की वित्तीय प्रणाली में निवेशकों का विश्वास कम हो गया। सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, घोटाले की बहु एजेंसी जांच का आदेश दिया और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कदम उठाए। पीएनबी घोटाले का पर्दाफाश भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए एक निर्णायक क्षण था,
इसने एक ऐसी प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया जो आत्मसंतुष्ट हो गई थी और पुरानी प्रथाओं पर निर्भर थी। घोटाले ने अधिक सतर्कता, नियमों के सख्त प्रवर्तन और कॉरपोरेट प्रशासन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पीएनबी घोटाले ने एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया, जिससे बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने और सार्वजनिक विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से कई सुधार हुए। इस प्रकरण ने कॉरपोरेट कदाचार को उजागर करने में व्हिसल ब्लोअर की महत्वपूर्ण भूमिका और संगठनों के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति बनाने के महत्व को रेखांकित किया। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, दो नाम जो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक का पर्याय बन गए। धोखे और हेरफेर के उनके जटिल जाल ने बैंकिंग क्षेत्र पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, लेकिन वे वास्तव में कौन हैं और वे इतने बड़े धोखाधड़ी को कैसे अंजाम देने में कामयाब रहे? खैर, आइए इसमें उतरें और पता करें। पीएनबी घोटाले का नतीजा तेज और गंभीर था। अधिकारियों ने व्यापक जांच शुरू की, जिससे कई देशों में फैले धोखे का जाल सामने आया। प्रमुख खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया और प्रत्यर्पण की लड़ाई शुरू हुई, जिससे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गया। न्याय की खोज अथक थी, लेकिन आगे की राह चुनौतियों से भरी थी। घोटाले ने बैंकिंग प्रणाली में विश्वास की नींव हिला दी। ग्राहक और निवेशक समान रूप से वित्तीय संस्थानों की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे थे। विश्वासघात की एक स्पष्ट भावना थी, क्योंकि लोग इस वास्तविकता से जूझ रहे थे कि इतना बड़ा धोखाधड़ी इतने लंबे समय तक पता लगाए बिना हो सकता है। सरकार और वित्तीय नियामकों के लिए विश्वास बहाल करना सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। संकट के जवाब में बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए व्यापक सुधार पेश किए गए। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से नए नियम लागू किए गए। निगरानी तंत्र को बढ़ाया गया और अनुपालन मानकों को सख्त किया गया। लक्ष्य स्पष्ट था, भविष्य में ऐसी विनाशकारी विफलता को दोबारा होने से रोकना। रिकवरी का सफर लंबा और कठिन था। वित्तीय क्षेत्र को अपनी प्रतिष्ठा को जमीनी स्तर से फिर से बनाना पड़ा। इसके लिए सरकार, बैंकों और जनता सहित सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विश्वास लौटने लगा, लेकिन पीएनबी घोटाले से सीखे गए सबक को भुलाया नहीं जाएगा। अधिक लचीला और भरोसेमंद बैंकिंग प्रणाली का रास्ता शुरू हो गया था।